हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस प्लेटफॉर्म पे माइस के प्लेटफॉर्म पे आपको क्लास 10th की क्लासेस लेके आ रहे हैं, जिसमें जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था कि मैं आपको सोशल साइंस पढ़ाऊंगा। तो क्लास भी हम सोशल साइंस से ही शुरू करेंगे। बाकी जो हमारी फैकल्टी हैं वो सारी चीज़ें आपके लिए क्लास 10th की लेके आएंगी, क्योंकि बोर्ड वाले जो बच्चे हैं क्लास 10th में हैं, अगली साल उनका बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। इसके लिए हम एकदम टारगेट बेस्ड स्टडी लेके आ रहे हैं आपके लिए। तो मैं आपको सबसे पहले बता दे रहा हूँ कि मैं आपको सोशल साइंस में क्या क्या पढ़ाऊंगा, यानी सामाजिक विज्ञान में क्या क्या पढ़ाऊंगा। मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, पॉलिटी पढ़ाऊंगा और इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। शुरुआत हम सबसे पहले भूगोल से करेंगे, यानी ज्योग्राफी से करेंगे। तो ज्योग्राफी में क्या क्या चीज़ें हैं, यानी ज्योग्राफी में कौन कौन सी किताबें आपकी हैं, क्या क्या प्रीवियस ईयर का पैटर्न रहा है, उस पर हम पहले बात करेंगे। उसके बाद हम टॉपिक पे बात करेंगे कि कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि क्लास 10th में किस बोर्ड में, यानी क्लास 10th में एनसीईआरटी, एससीईआरटी यानी जो स्टेट की बोर्ड बुक होती हैं, और भारती वन, ये तीन किताबें आपकी फेमस है। यानी तीन किताबें अलग अलग जगहों पे, तीनों तीनों किताबें या तो पढ़ाई जाती हैं या तो कोई एक को रेफरेंस दिया जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि तीन किताबें कौन सी हैं। तो ये एनसीईआरटी जो आप ये देख रहे हैं, सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत 2, यानी ये एनसीईआरटी की बुक है क्लास 10th की ज्योग्राफी की। जो आप ये देख रहे हैं हाई स्कूल भूगोल पार्ट 2, यानी ये भारती भवन की बुक्स है। और जो ये किताब आप देख रहे हैं भारत संसाधन एवं उपयोग, ये है आपकी एससीईआरटी यानी बिहार बोर्ड की जो गवर्नमेंट की बुक है। ये किताबें हैं तीनों, जिनमें से हम सारी किताब को आपको लेना नहीं है, उसमें से चीज़ें देखनी नहीं है। कोई एक किताब एक प्रेफरेंस के तौर पे आप रख सकते हैं। जैसे या तो आप भारत का संसाधन एवं उपयोग रखिए, या आप भूगोल की किताबें रखिए भारती भवन वाली, या आप एनसीईआरटी की रखिए। मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आप किताबें रखने के इतने मतलब शौकीन लग रहे हैं तो आप एनसीईआरटी रखिए। एनसीईआरटी के अलावा और कोई बुक न रखिए। बाकी सारी चीज़ें माइस प्लेटफॉर्म की जितनी भी फैकल्टी हैं वो सारी चीज़ें आपके लिए लेके आएंगे, चाहे वो हिस्ट्री की हो, चाहे वो ज्योग्राफी की हो, चाहे वो मैथ, इंग्लिश, साइंस, कोई भी सब्जेक्ट हो। 9th क्लास में आपको पवन सर पढ़ाते हैं मैथ, और प्रवीण सर पढ़ाते हैं साइंस। मुझे आप जानते ही हैं, मेरा नाम है अमित, जो मैं आपको सोशल साइंस पढ़ाता हूँ। तो ये चीज़ें हो गई कि किताबें कौन सी हैं। अब मैं आपको क्लास के बाद में मैं आपको एक प्रीवियस ईयर का पेपर भी दिखाऊंगा, यानी 2025 में जो 10th क्लास का बोर्ड का एग्जाम हुआ था उस पेपर को मैं दिखाऊंगा, जिसमें मैं आपको पैटर्न बताऊंगा। तो किस पैटर्न पे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे उनको अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ें होंगी। तो आइए सबसे पहले मैं आपको आज ज्योग्राफी का पहला टॉपिक पढ़ाऊँगा, जिसका नाम है, हम आगे आपको स्लाइड में दिखाता हूँ मैं। देखिए, अब ये तीन बुक मैंने आपको दिखाई, भारती भवन, एससीईआरटी और एनसीईआरटी। इन तीनों किताबों का जो टॉपिक है पहला, वो तीनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब यानी भारती भवन में जो पहला टॉपिक है उसका नाम है संसाधन विकास और उपयोग, यानी रिसोर्सेस डेवलपमेंट एंड यूज। आप यहाँ देख सकते हैं रिसोर्सेस डेवलपमेंट एंड यूज। जो एससीईआरटी की यानी जो बिहार गवर्नमेंट की किताब है, उसका जो पहला टॉपिक है ज्योग्राफी का, वो है भारत संसाधन एवं उपयोग, यानी इंडिया रिसोर्सेस एंड यूज। और जो तीसरी किताब मैंने आपको बताई एनसीईआरटी की क्लास 10th की, तो एनसीईआरटी का जो पहला टॉपिक है वो है संसाधन एवं विकास, यानी रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। आप अपने नोटबुक में कोई एक टॉपिक लिख लें, आप बिहार बोर्ड वाली का टॉपिक लिख लेना, या भारती भवन का टॉपिक लिख लेना, या एनसीईआरटी का टॉपिक लिख लेना, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं जो आपके सामने कंटेंट लेके आऊँगा वो ये तीनों किताबों का निचोड़ होगा, यानी कोई भी ऐसा पॉइंट आपकी बुक में मिस नहीं होगा जो इस किसी दूसरे बुक में दिया हो। यानी अगर मैं संसाधन एवं विकास पढ़ाता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं ये दो किताबें छोड़ दिया। मैं सारी किताबों से कंटेंट निकाल के आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। तो आपको एक सा टॉपिक लिख लेना इसमें से। आप एनसीईआरटी वाली टॉपिक लिख लो, या आप ये भारती भवन या एससीईआरटी वाली टॉपिक लिख लो। तो ये रही आपकी टॉपिक ज्योग्राफी में जो पढ़ना है। यानी पहला ही टॉपिक आप देख रहे हो संसाधन विकास और उपयोग है, दूसरे में भी वही चीज़ें लिखी गई हैं, तीसरे में भी वही चीज़ें, लगभग चीज़ें टॉपिक सेम है, तो कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ, बताता हूँ कि क्लास में जो हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक वो क्या है, रिसोर्सेस। क्या है रिसोर्सेस? रिसोर्सेस क्या होते हैं? सबसे सरल भाषा में समझिए कि कोई भी ऐसी वस्तु, यानी कोई भी ऐसा पदार्थ जिसका उपयोग आप अपने दैनिक जीवन में करते हैं, यानी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, वो संसाधन है, यानी वो रिसोर्सेस है। जैसे मतलब एकदम सरल भाषा में मैंने आपको बताया कि कोई भी ऐसी वस्तु, जैसे आप स्मार्टफोन यूज करते हैं, उस स्मार्टफोन को आप अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं, यानी अपनी आवश्यकताओं पूर्ति के लिए आपका उपयोग करते हैं। जैसे जो आप ये वीडियो देख रहे हैं वो आप स्मार्टफोन में देख रहे हैं, मैं जो पढ़ा रहा हूँ इस बोर्ड पे,
ये मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, ये भी हमारे लिए क्या है, संसाधन है। यानी हम अपने दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं का भी उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं वो है संसाधन यानी रिसोर्सेस। अगर हम किताबी भाषा यानी आपके 10th लेवल पे संसाधन देखें तो क्या होते हैं उन्हें आप देखिए जो चीज़ें लिखने वाली हैं वो चीज़ें मैं आपको लिखा दिया हूँ, वो चीज़ें आप वीडियो को पॉज करना और हेडिंग बाय हेडिंग लिखना, और जहाँ चीज़ें लिखाने वाली होंगी मैं एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के एक पेज लेके उस पर आपको लिखाऊंगा, तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और जो चीज़ें प्रिंटेड है उसे आप बाकायदा लिखिए, और जो मैं समझा रहा हूँ उसको भी समझिए, और अपने शब्दों में अगर एक दो शब्द आप लिख सकें कि संसाधन क्या है, या कोई ऐसा टॉपिक मैं बोल रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज़ ये क्या है, तो उसको एक दो लाइन में आप या एक दो शब्द में किनारे साइड में मेंशन कर लो अपने नोटबुक में। तो सबसे पहले ये देखिए जो टॉपिक है हमारा रिसोर्सेस है। रिसोर्सेस क्या होते हैं यानी संसाधन क्या होते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, यानी कोई भी ऐसा पदार्थ जिनका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं वो संसाधन है। ठीक है, अब हम देखते हैं आपके 10th क्लास के हिसाब से क्या है ये। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग की जा सकती हैं, और यानी हमारे पर्यावरण में कोई भी उपलब्ध कोई भी वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने में किया जाए और जिसको बनाने में टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। मान लीजिए कि कोई ऐसा वस्तु है जिसको संसाधन बनाने के लिए तकनीक ही नहीं है हमारे पास। अगर इस पेन को बनाने के लिए या इस व्हाइट बोर्ड को बनाने के लिए तकनीक नहीं होती तो क्या इसे ये संसाधन बन पाता? नहीं बन पाता। तो अगर आप परिभाषा देखना चाह रहे हैं, परिभाषा याद करना चाह रहे हैं, तो परिभाषा यही हुआ कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग की जा सकती हो यानी उपयोग की जाती हो, और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी यानी तकनीक उपलब्ध हो, और तकनीक के साथ साथ आर्थिक रूप से संभाव्य हो। अब आर्थिक रूप से संभाव्य का मतलब क्या हुआ? ये शब्द है आर्थिक रूप से संभाव्य। संभाव्य यानी संभावनाओं की बात कर रहा है। यानी आर्थिक रूप से संभाव्य क्या होता है कि मान लीजिए कि इस पेन को बनाने की जो कॉस्ट है, मान लीजिए इस पेन को बनाने की कॉस्ट 100 रुपये आ रही है, लेकिन इससे आपको प्रॉफिट हो रहा है 50 रुपये का, तो ये आर्थिक रूप से संभाव्य नहीं है। यानी कुल मिला के जो लागत है यानी किसी संसाधन को बनाने की जो लागत है उसका प्रॉफिट उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये ब्लैक बोर्ड ये स्मार्ट बोर्ड बना है तो स्मार्ट बोर्ड को बनाने में इस कंपनी को जितने भी पैसे लगे होंगे, अगर इसको बेच के अगर उससे ज़्यादा उसको पैसे नहीं मिलते हैं तो हम ये कहेंगे कि ये आर्थिक रूप से संभाव्य नहीं है। यानी आर्थिक रूप से संभाव्य का मतलब यही हुआ कि जो आपने इन्वेस्ट किया यानी जो किसी चीज़ को बनाने में आपने जो पैसे लगाए उससे ज़्यादा अगर आप प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाते हैं तो वो आर्थिक रूप से संभाव्य नहीं होगा। और फिर से देखिए कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग की जा सकती है, जिसको बनाने के लिए तकनीक उपलब्ध हो और आर्थिक रूप से संभाव्य हो, आर्थिक रूप से संभाव्य समझ और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, उसे हम संसाधन कहते हैं। अब सांस्कृतिक रूप से मान्य क्या है? मान लीजिए कि आप कोई ऐसी वस्तु बनाते हैं जो हमारे कल्चर में हमारे सोसाइटी में उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, या कोई वो गलत मैसेज दे रहा हो, या कोई ऐसी चीज़ हो जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हो और हमारे उपयोग के लिए वो नहीं हो, तो वो सांस्कृतिक रूप से मान्य नहीं होंगी। तो आगे हम देखते हैं कि संसाधन मानव क्रियाओं का परिणाम होते हैं। आप ये बताइए कि जिस फोन में आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर इसके लिए तकनीक नहीं होती तो क्या ये संसाधन बन पाता? नहीं बन पाता। और अगर इसकी तकनीक आई संसाधन बनाने की तो ये तकनीक कहाँ से आई? ये बात आप सोचिए। मानव क्रियाएं यानी ह्यूमन रिसर्च। अगर इंसान नहीं होते हैं और रिसर्च नहीं करते तो कोई भी संसाधन आपका है वो संसाधन नहीं बन पाता। तो यहाँ पे यही बात लिखी गई है कि संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है, यानी मानव ही संसाधन को बनाता है। यानी आवश्यकता के लिए अगर कोई वस्तु जिसकी आवश्यकता हमारे दैनिक जीवन में है, अगर वो संसाधन है तो कहीं ना कहीं उसे संसाधन योग्य बनाया गया होगा। मूल रूप में तो संसाधन, जैसे ये मान लीजिए अगर ये प्लास्टिक से बना है तो प्लास्टिक मूल रूप से क्या है? प्लास्टिक मूल रूप से हमारे किसी योग्य उपयोग की नहीं हो सकती है जब तक उससे कोई वस्तु ना बना दी जाए।
ये बोर्ड बना है, ये ऊपर का बॉर्डर देख सकते हैं, लाइट देख सकते हैं, स्मार्टफोन देख सकते हैं, जो प्लास्टिक सी चीजें बनी हैं, ये क्या है? इनको संसाधन बनाया गया है, तभी जाके ये संसाधन योग्य हुई हैं। अगला हम देखते हैं क्या, मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण घटक है। मैंने आपको बताया कि कोई वस्तु तब तक संसाधन नहीं बनती है जब तक उसको मानव द्वारा बनाया ना जाए। तो मानव जब तक नहीं होगा तब तक कोई भी वस्तु संसाधन नहीं होगी, यानी मानव स्वयं संसाधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण घटक है। आगे हम देखते हैं कि मानव पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं तथा उनका उपयोग करते हैं। यानी मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रकृति में बहुत सी चीजें हैं जो एकदम बिल्कुल किसी फ्रेम में नहीं होती, यानी बिल्कुल रॉ होती हैं। जैसे पत्थर, आप पत्थर का एग्जाम्पल लीजिए, पत्थर को काट के मार्बल्स बनाए जाते हैं घरों में लगाने के लिए, या कहीं कहीं पे आप ये देखते हैं कि बालू, आपने बालू घर निर्माण में देखा होगा कि बालू क्या होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं जो बड़े पत्थर आपस में टकरा के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं, जैसे बालू हो गया। तो मानव पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करता है, यानी कोई भी ऐसी चीज जिसको संसाधन बनाने के लिए, उसको उपयोग में लाने के लिए संसाधन बनाया जाता है, मानव के द्वारा बनाया जाता है। तो मानव द्वारा पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं और उनका उपयोग करते हैं। मैंने आपको बताया था पेन, स्मार्टफोन, इसमें कई सारे अलग अलग कंपोनेंट होते हैं और ये सारे कंपोनेंट को बनाया गया है, और किसने बनाया है? इंसानों ने बनाया है, यानी मानव ने बनाया है। तो इसको संसाधन बनाया गया है, तो वही बात हो गई कि मानव संसाधनों को बनाता है, यानी संसाधनों में, पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करता है और उनका उपयोग करता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा टॉपिक है इसमें। अब देखिए, हमने संसाधन देख लिया कि संसाधन क्या होते हैं। अब संसाधनों के प्रकार देखते हैं, यानी संसाधनों के प्रकार या वर्गीकरण, जिसे टाइप ऑफ रिसोर्सेस कहते हैं। ये संसाधनों के प्रकार कई प्रकार के होते हैं। पहला जो है मैं आपको बताता हूं कि उत्पत्ति के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन होते हैं उन्हें हम उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन होंगे ये भी कई तरह के होंगे, आगे की स्लाइड में हम देखेंगे। दूसरा जो है समाप्यता, यानी समाप्त होने की क्षमता के आधार पर। मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, उसकी समाप्त होने की संभावना कितनी है, वो समाप्त होने वाली है या पुनः रिसाइकल हो जाती है, उसके आधार पर भी हम इसे कई भागों में बांटते हैं, जिसे आप कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। नेक्स्ट जो है तीसरा, वो है स्वामित्व के आधार पर, यानी कोई वस्तु किसकी है, मेरी है या किसी समुदाय की है या सरकार की है या किसी दूसरे व्यक्ति की है, यानी ऑनरशिप के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन होते हैं उन्हें हम स्वामित्व के आधार पर संसाधन में शामिल करते हैं। अगला जो है विकास के स्तर के आधार पर, यानी उसके डेवलपमेंट का स्तर क्या है, वो डेवलप है, डेवलप नहीं है, या आप देखेंगे एक्सपेरिमेंटल है, या उस पर रिसर्च एंड एनालिसिस अभी चल रही है, तो उसके आधार पर हम एक कैटेगरी बनाते हैं जो विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण होता है। यानी संसाधनों का वर्गीकरण मूलतः 4 तरह से किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता यानी समाप्त होने की क्षमता के आधार पर, अगला स्वामित्व के आधार पर, और अगला जो है विकास के स्तर के आधार पर। तो अगला आगे हम देखते हैं कि अब उत्पत्ति के आधार पर, अब देखिए उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन, यानी उत्पत्ति के आधार पर जो जैव संसाधन होते हैं उसमें पहला है जैव संसाधन, यानी बायोटिक रिसोर्सेस। अब ये बायोटिक रिसोर्सेस क्या होते हैं, जैसे बायोटिक रिसोर्सेस यानी जिसमें जीव हो, जिसमें जान हो, यानी वो निर्जीव नहीं हो, उसमें जान हो, जीव हो। तो बायोटिक रिसोर्सेस क्या है, जिसमें जीव हो या लाइफ हो, आप ये कह सकते हैं कि लाइफ हो, और जो जीव मंडल से संबंधित हो। अब जीव मंडल या जैव मंडल, जो जीव मंडल, इसको बायोस्फीयर कहते हैं, बायोस्फीयर, यानी जो जिसमें जीव हो और जो जीव मंडल से संबंधित हो, जैसे मानव, कोई ऐसी वनस्पति, पशु, मछली, या कोई भी ऐसा जीव और वनस्पति, इनको हम जैव मंडल में शामिल करते हैं, यानी जीव में शामिल करते हैं। जैव मंडल क्या होता है, आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि जो पूरे पृथ्वी के जो आसपास की चीजों को डिवाइड किया जाता है, एक तो होता है स्थल मंडल, यानी जहाँ पे भूमि होती है,
दूसरी होता है जल मंडल, जो जल वाला क्षेत्र होता है। तीसरा होता है वायुमंडल, जहाँ पे हवाएं, वायु, ये सब चीजें होती हैं। और जैव मंडल यानी बायो रिसर्व वो क्षेत्र होता है जहाँ पे स्थल मंडल, जैव मंडल और वायुमंडल, इन तीनों का कॉम्बिनेशन एक साथ हो, उसे हम जैव मंडल कहते हैं। यानी जैव मंडल में स्थल मंडल, वायुमंडल और आपका आ जाता है जल मंडल, ये तीनों शामिल होते हैं। तो जीव मंडल हो गया, यानी जैव संसाधन के रूप में जीव मंडल, जिसमें जीव हो उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। जिनके एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, ये चीजें आपके लिखने के लिए, जिसमें जीव हो यानी जान हो यानी लाइफ हो, और ये जीव मंडल से संबंधित होते हैं, जीव मंडल से संबंधित होते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल भी तो लिखना है, जैसे क्या, मानव, पशु या पशुधन भी कहते हैं, स्टॉक लाइव्स। आगे हम देखते हैं वनस्पति। कोई भी और ऐसा जीव, जैसे आप मछली ले लें, यानी जिसमें जीव हो उसे हम जैव मंडल में शामिल करते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज में शामिल करते हैं। और जो जीव मंडल से संबंधित होते हैं, इनके एग्जाम्पल हो गए मानव, पशुधन, वनस्पति, मछली। अब वनस्पति को ना ये भी कह सकते हैं, फ्लोरा भी इसे कहते हैं, फ्लोरा। और जो पशुधन होते हैं यानी जो जीव जंतु होते हैं, उन्हें आप फ्लोरा कहते हैं, फौना कहते हैं। जीव जंतु ये होता है फौना। आगे हम देखते हैं कि जो उत्पत्ति के आधार पर हमने पहला देख लिया जैव संसाधन क्या होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अजैव संसाधन यानी अबायोटिक रिसोर्सेस। अबायोटिक रिसोर्सेस क्या होते हैं? यानी कोई भी पदार्थ जो निर्जीव वस्तुओं से बनी हो, यानी जिसमें जीव नहीं हो, जैसे पत्थर, प्लास्टिक से बनी चीजें, ये क्या है? अजैव संसाधन यानी निर्जीव वस्तुओं से निर्मित, निर्जीव पदार्थ से निर्मित वस्तु, निर्जीव पदार्थ से निर्मित वस्तु। जैसे क्या एग्जाम्पल आप देखिए, आप यहां देख लीजिए चट्टान, उसके बाद आप देख लीजिए प्लास्टिक्स, या कोई धातु ले लीजिए जैसे लोहा हो गया, तांबा, पीतल, ये सारी चीजें निर्जीव वस्तु से बनी हुई है। अब आप ये बोलेंगे कि कुर्सी, टेबल, मेज, ये सारी चीजें तो निर्जीव हैं। निर्जीव हैं, लेकिन ये एक सजीव वस्तु से बनी है, तो ये आपका अबायोटिक नहीं होगा, ये जैव संसाधन के रूप में होगा। समाप्यता के आधार पर जो संसाधन है उसमें हम कई तरह के और भी हैं जिन्हें हम देखते हैं। जिसमें पहला है नवीकरणीय संसाधन। इन्हें आप नवीकरणीय योग्य संसाधन, कई किताबों में, जैसे भारतीय भवन आदि किताबों आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको नवीकरणीय संसाधन को नवीकरणीय योग्य संसाधन में मिलेगा। तो जो नवीकरणीय संसाधन, इसे हम रिन्यूएबल रिसोर्सेस कहते हैं। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेस क्या होते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेस क्या होते हैं। आपने देखा कि जैव संसाधन और जैव संसाधन यानी जीवित और निर्जीव वस्तुओं के आधार पर थी, और जो नवीकरणीय संसाधन है ये क्या होते हैं? नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जो समाप्त नहीं होते हैं या समाप्त होने के बाद पुनः भर जाते हैं। यानी जो समाप्त नहीं होते हैं और जो पुनः भर जाते हैं, यानी पुनर्चक्रीय प्रवाह इनका होता है, पुनः भर जाते हैं या पुनर्प्राप्ति हो जाती है, पुनर्प्राप्ति हो जाती है। यानी जो नवीकरणीय संसाधन है वो यही होते हैं कि जिन्हें नवीनीकृत किया जा सके। क्या है? नवीकृत किया जा सके। यानी
समाप्यता के आधार पे संसाधन जो होते हैं उसमें नवीकरणीय संसाधन है, रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब कोई भी ऐसा संसाधन, जैसे आप मान लीजिए इसके एग्जाम्पल में आप जल, जो भूमि में जल है, यानी जो आप हैंडपंप या मोटर या बोरिंग से जो जल निकालते हो वो खत्म क्यों नहीं होता, ये सवाल आपके मन में होगा ना कि वो खत्म क्यों नहीं होता। बहुत सी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे वाटर क्राइसिस की समस्या देखने को मिलती है, यानी एक लेवल से नीचे जल चला जाता है जिससे वो बोरिंग या वाटर पंप में या हैंडपंप में वो हमारे पीने योग्य जल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। वहाँ पे आप जल संकट की स्थिति देखते हैं। लेकिन जनरली ये देखा जाता है कि जल जो भूमि में है उसे हम निकालते हैं, लेकिन पुनः वो भर जाता है, यानी पुनः उस जल की प्राप्ति पृथ्वी को हो जाती है, तो वो जल हमें लगातार मिलते रहता है। यानी कोई भी ऐसा वस्तु जिसकी प्राप्ति, यानी उसमें से हमने थोड़ी सी मात्रा निकाल ली या कुछ उसकी मात्रा हमने यूज कर ली और पुनः वो यूज की हुई मात्रा पुनः फिर से भर जाए, यानी उसकी प्राप्ति फिर से हो जाए, उसे हम रिन्यूएबल रिसोर्सेस कहते हैं, यानी नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया जल, कि जल जो है वो भूमि में बारिश होती है, बारिश होने के कारण भूमि को जल की प्राप्ति होती है और वही जल हम नल, वाटर, मोटर या हैंडपंप के थ्रू बाहर निकालते हैं। इसके अलावा आप देखिए पवन ऊर्जा, जो नवीकरणीय संसाधन है वो है पवन ऊर्जा, यानी विंड एनर्जी। आपने ये देखा होगा कि गुजरात, राजस्थान या समुद्री तटों के आसपास कई जगह पे पवन ऊर्जा यानी पवन चक्की लगाई जाती है, जो हवा से टरबाइन उनकी चलती है और वो बिजली जनरेट करती है। तो जो ये हवा से टरबाइन चलती है, इसका मतलब ये हुआ कि वो एक रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी अगर आप उस एनर्जी लॉस होती है या वो एनर्जी किसी दूसरे फॉर्म में बदलती है तो किसी चीज़ को नुकसान नहीं होता है। यानी जब वो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम यूज करते हैं और यूज नहीं भी करते हैं तो वो लॉस नहीं होती है, यानी फिर से हवा की जो प्रवाह होता है, यानी जो टरबाइन चलती है तो फिर से वहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है। तो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है सौर ऊर्जा, यानी सोलर एनर्जी। सौर ऊर्जा आपने देखा होगा कि आपके घरों में या स्ट्रीट में या गलियों में कई जगह सोलर पैनल लगे होते हैं। उस सोलर पैनल का क्या काम होता है, दिन में धूप यानी सूर्य से एनर्जी लेता है, उसे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। फिर उससे रात के समय आप देखेंगे कि विद्युत बल्ब या घर के सारे इक्विपमेंट, या दिन में भी आप उससे एनर्जी जनरेट करते हैं, तो दिन में भी घरों में पंखा, इलेक्ट्रिक जो भी अप्लायंसेस होती हैं वो चलाता है। तो वो डेली बेसिस पे होता है, यानी एक बार सूर्य के रोशनी में आपने उसे रखा, वो एनर्जी जनरेट की, फिर पुनः जब अंधेरा हो जाता है उसने एनर्जी देना बंद कर देता है और अगली बार जब सुबह होती है तो फिर से वो एनर्जी जनरेट करने लगता है। यानी ये सारे इक्विपमेंट जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा यानी सोलर पैनल, विंड टरबाइन जो हवा से चलती है, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी है। यानी रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब यही था कि वो नवीनीकृत होता है, यानी कि जब उसमें से आप कुछ मात्रा यूज कर लेते हो तो पुनः वो मात्रा पुनर्भरण हो जाता है उसका, यानी उतनी मात्रा फिर से वो जनरेट कर लेता है। ये आपका हो गया नवीकरणीय संसाधन। अगला हम देखते हैं अनवीकरणीय संसाधन की नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। जैसा कि पहला आपने देखा नवीकरणीय संसाधन, तो नवीकरणीय संसाधन में क्या था कि जितनी मात्रा आप प्रयोग में ला रहे हो उतनी मात्रा का पुनः भरण यानी पुनः चक्रण हो जाता है, यानी पुनः उतनी मात्रा की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन में ऐसा नहीं होता है। जिनको देखिए, पहली बात यह है कि जो भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ जो समाप्त हो जाए, यानी जिसकी मात्रा निश्चित है और उसको उपयोग करने के बाद उसकी मात्रा समाप्त हो जाती है, तो वो हो जाएगा अनवीकरणीय। अब अनवीकरणीय संसाधन क्या है कि इसको बनने में बहुत समय लगता है। यानी अगर आज मान लीजिए वाटर है, जल है, और आज की जो हमारी पीढ़ी है वो अगर जल को बहुत तेजी से यूज करती है और वो खत्म हो जाता है, तो इसको पुनः भरने में, और अगर बारिश नहीं होती है तो वो जल फिर से इकट्ठा कैसे होगा, नहीं होगा, और होगा भी तो बहुत लंबे समय में होगा। तो लंबे समय से होने का एक सबसे जो इसका डिसएडवांटेज है वो है कि मान लीजिए आज अगर मैं किसी चीज़ को, किसी पदार्थ को जो हमारे पर्यावरण में मौजूद है उसे मैं ख़त्म कर दूं, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, यानी जो हमसे बाद की जो जनरेशन आएंगी, उनको वो चीज़ें उपलब्ध नहीं होंगी, यानी उनके लिए ये एक समस्या बन जाएगी। तो अनवीकरणीय संसाधन वही संसाधन होते हैं जिनका पुनर्भरण नहीं हो पाता है, यानी
जिनका पुनर्भरण नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है, या जिसको बनने में लाखों सालों का समय लगता है, या जिसको बनने में लाखों सालों का समय लगता है, यानी अनवीकरणीय रिसोर्सेस वही होते हैं कि जिनको बनने में बहुत ज्यादा समय लगता हो, या जिनका पुनर्भरण समय पर नहीं हो पाता हो। यानी जिसको अगर किसी चीज की मात्रा, जैसे मान लीजिए ये बोतल है, कोई एक बोतल है, उसमें पानी भरा है और उस बोतल से आप पानी को निकालते हैं, तो अगर वो पानी फिर से उस बोतल में नहीं भरती है तो आप इसे कहेंगे कि ये अनवीकरणीय संसाधन है। यानी कि जिस किसी भी पदार्थ की मात्रा को आप यूज में लाते हो, प्रयोग करते हो, अगर उसकी मात्रा फिर से भरने लग जाए, यानी जितनी मात्रा आपने निकाली उतनी मात्रा फिर से वो इकट्ठा कर ले, तो ये हो जाएगा कि ये रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, यानी ये नवीकरणीय संसाधन है। और अगर आप जिस चीज की मात्रा को पुनर्भरण नहीं कर पाता हो वो संसाधन, वो हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन ये होगा। अब अनवीकरणीय संसाधन में कई चीजें होती हैं, जैसे इसमें आप देखिए कोई धातु, इसका एग्जाम्पल यहाँ नोट करिए, कोई धातु यानी मेटल, मान लीजिए सोना या लोहा, मान लीजिए कि जब लोहा को एक धातु है और लोहा की मात्रा जो पृथ्वी से ही पाई जाती है रॉ मटेरियल के तौर पे, और इनकी मात्रा निश्चित है, अगर हम इनको बहुत ज़्यादा इनका दोहन करते हैं और इनकी मात्रा कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो ये क्या होंगे, ये बहुत जल्दी, इनके बनने में बहुत सालों का समय लगता है, इनके बनने में बहुत सालों का समय लगता है और ये समय पे नहीं बन पाते हैं, तो ये अनवीकरणीय संसाधन हो जाते हैं। कोई धातु हो गया या कोई भी जो जीवाश्म ईंधन, जैसे पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सब चीज़ें जो आप यूज करते हैं जिसपे खाना बनता है, कोयला आपने देखा होगा, गाड़ी में आप पेट्रोल ईंधन डालते हैं, ये सारी चीज़ें क्या, ये बहुत लंबे समय तक, यानी इनकी प्रक्रिया बहुत ही लंबी होती है और इनको बनने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, तो ये सारे अनवीकरणीय संसाधन हैं। यानी इनको बनने में या इनका पुनर्भरण करने में बहुत ज़्यादा समय लगता हो या समय पे न हो पाता हो, वो अनवीकरणीय संसाधन में हो जाएंगे। यानी एग्जाम्पल में धातु, और आप यहाँ लिख दीजिए जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या है, यानी जो जीवों से जो ईंधन बनता है, यानी जो कोयला है, जो पेट्रोलियम है, ये बहुत सालों पहले जीवित पदार्थ, पेड़ पौधे या कुछ ऐसे जानवर, मछली के अवशेष या समुद्री जीवों के अवशेष जो पाए जाते हैं, वो बहुत समय तक पृथ्वी के नीचे दबे रहने के कारण कोयला, जीवाश्म ईंधन इत्यादि गैसें बनती हैं। तो ये हो गया हमारा नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन, यानी समाप्यता के आधार पर हमने देखा। अगला हम देखते हैं जो हमारा है स्वामित्व के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, स्वामित्व के आधार पर, यानी कोई वस्तु किसकी है। जैसे जिस फोन में आप अपना ये वीडियो देख रहे हैं, ये फोन आपका होगा या आपके माता पिता में से किसी का होगा, आपके घर में जो गाड़ी होगी, या ये जो पेन है, ये जो घड़ी मैंने पहनी है, यानी ये घड़ी मेरी है, यानी व्यक्तिगत संसाधन है। यानी स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कई अलग अलग उपवर्गीकरण में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है व्यक्तिगत संसाधन। और व्यक्तिगत संसाधन क्या होते हैं, किसी एक व्यक्ति के संसाधन, यानी जैसे मैं ये घड़ी पहना हूँ, ये मेरा है, यानी इस पे किसी और का हक नहीं है और किसी कोई दावा भी नहीं कर सकता कि ये मेरा है। जैसे ये स्मार्ट बोर्ड है, मैं इस पे पढ़ा रहा हूँ, ये मेरे पास है, यानी ये मेरा है। आप जिस फोन में वीडियो देख रहे हैं, ये फोन आपका है, यानी ये आपका है, आप किसी और का नहीं है, यानी ये व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन यानी पर्सनल, मेरे अलावा ये किसी का नहीं। ये मैं माइक लगाया हूँ, ये मेरा है, इस पे किसी और का हक नहीं है। यानी जो चीज़ों को आप परचेज करते हो, आप खरीदते हो, जो चीज़ें आपके अधिकार में होती हैं, वो व्यक्तिगत संसाधन होते हैं। तो व्यक्तिगत रिसोर्सेज उसी तरीके के होते हैं, जैसे आपके घर में बाइक है, आपने मकान बनाया है, जिस मकान पे, जिस ज़मीन पे आपने मकान बनाया है, ये सारी चीज़ें आपकी व्यक्तिगत संसाधन होती है। आपके घर में भैंस हो, बकरी हो, कुत्ता हो, ये सारी चीज़ें आपकी व्यक्तिगत संसाधन है। कोई आसपास का पड़ोसी उस पर दावा नहीं करेगा कि ये मेरा है। वैसे ही व्यक्तिगत संसाधन होते हैं। आप इसमें एग्जाम्पल लिख लेंगे, यानी निजी संसाधन जो केवल आपका हो, उस पर किसी और का अधिकार नहीं है, वो व्यक्तिगत संसाधन होते हैं। जैसे आप मान लीजिए क्या,
आप मोबाइल मान लीजिए, जिस मोबाइल में आप वीडियो देख रहे हैं, है ना। अगला आप मान लीजिए ये स्मार्ट बोर्ड, ये स्मार्ट बोर्ड आपका नहीं है लेकिन ये जिसका भी है, ये व्यक्तिगत संसाधन है। स्मार्ट बोर्ड, आपके घर में बाइक होगी, है ना, बाइक होगी। आपका मकान, आपने जिस मकान पे मकान जिसमें आप रहते हैं, आपकी जमीन भूमि यानी जिस पे आपने मकान बनाया है, ये केवल व्यक्तिगत संसाधन है। व्यक्तिगत संसाधन आप समझ गए होंगे। आगे हम देखते हैं कि इसमें स्वामित्व के आधार पे और कौन कौन से संसाधन है। अगला जो संसाधन है हमारा स्वामित्व के आधार पर, ये सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन यानी कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेस। यानी जैसे आपने व्यक्तिगत संसाधन देखा कि एक व्यक्ति का, लेकिन कम्युनिटी यानी सामुदायिक संसाधन वो होते हैं जो कई लोगों के समूह द्वारा मिलकर उसको चलाया जाता हो। यानी मान लीजिए कि कोई ऐसी जमीन हो जिसमें कई सारे लोगों ने अपना छोटा छोटा सा सहयोग देके, थोड़ी थोड़ी जमीन देके उस जमीन को बड़ा बना दिया और उस पर कोई समुदाय की चीजें हो रही। जैसे आपने देखा होगा गाँव में कई जगह पे मंदिर निर्माण होता है, तो मंदिर निर्माण में कई सारे लोग अपनी जमीन या कोई ऐसी चीजें जो सहयोग देते हैं। या गांव में कई जगह आपने देखा होगा पार्क होगा, ये सारी चीजें, या कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे पशुचारण होता होगा, यानी पशु जाके चारा चरते होंगे। वैसी जमीनें होती हैं जो सामुदायिक यानी समुदाय की होती है, किसी एक व्यक्ति की नहीं होती हैं। यानी कई सारे लोग मिल के उस पर अपना अधिकार बनाते हैं और वो समुदाय के काम में ली जाती हैं। जिसमें आपकी एग्जाम्पल तो कई सारे हैं, लेकिन आप ये जानिए कि इसमें जो सबसे आसान सा एग्जाम्पल है वो है आपका चारागाह क्षेत्र। अब चारागाह क्षेत्र क्या होता है? जहाँ पे गाय भैंसे या कोई जानवर बकरी वगैरह ये चरती हैं, यानी चारागाह क्षेत्र। चारागाह क्षेत्र जहाँ पे जानवर अपना चरने के लिए जाते हैं। आपने एक चीज और देखी होगी, शमशान घाट, जिसे ब्यूरियल एरिया क्षेत्र आपके नाम से जानते हैं, यानी शमशान घाट। या सार्वजनिक कुआं, आपने गांव में देखा होगा ना, अगर आप गांव में देखा होंगे तो कुएं होते हैं, यानी पानी निकालने की जो कुआं होता है वो सार्वजनिक होता है कई जगहों पर, जहाँ के गांव समुदाय के सभी लोगों का अधिकार होता है। वहां से लोग अपनी सिंचाई के लिए या बहुत समय पहले पीने की योग्य में उसे लाया जाता था, इत्यादि चीजें। या कोई ऐसा तालाब भी हो गया, आपके आसपास कोई ऐसा तालाब होगा जिसे आपने सुना होगा कि फला फला व्यक्ति का है, यानी वो एक कम्युनिटी का है, कई सारे लोगों का मिलके उस पर अधिकार है, जो मिलके उसको ऑन करते हैं, यानी स्वामित्व अपना दर्शाते हैं। ये हो गया आपका सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। अगला हम देखते हैं क्या है इसमें, जो है राष्ट्रीय संसाधन। अब राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं? राष्ट्रीय संसाधन का मतलब यही हो गया कि भारत की राजनीतिक सीमा, यानी भारत की जितनी भी सीमा है यानी बाउंड्री है, उसके अंदर जितने भी संसाधन है, चाहे वो व्यक्तिगत हो, कम्युनिटी हो, वो सारे संसाधन आपके राष्ट्रीय संसाधन में आते हैं। यानी भारत के राजनीतिक सीमा, भारत के राजनीतिक सीमा के अंदर, भारत के राजनीतिक सीमा में निहित संसाधन, में निहित संसाधन, यानी भारत के राजनीतिक क्षेत्र। यानी भारत का अगर आप मैप देखेंगे तो जैसे भी कुछ इस तरीके का है, कुछ इस तरीके का मैप है ये। तो भारत की राजनीतिक सीमा के अंदर जितने भी संसाधन हैं वो भारत के राष्ट्रीय संसाधन है। और भारत के जो द्वीपीय देश हैं, यानी यहाँ पे अंडमान निकोबार है, यहाँ पे आपका लक्षद्वीप वगैरह है, तो इसके अंदर यानी भारत की राजनीतिक सीमा तो लक्षद्वीप और अंडमान की भी, अंडमान तक भी है। तो इसके अंदर यानी भारत के राजनीतिक सीमा में जो भी संसाधन होंगे वो आपके राष्ट्रीय संसाधन होंगे। और राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं? देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन। और इस पे एक सेकंड मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ। यानी राष्ट्रीय संसाधन यानी भारत के राजनीतिक सीमा में पाए जाने वाले सभी संसाधन को हम राजनीतिक संसाधन कहते हैं। और इस पे भारत सरकार का कानूनी अधिकार होता है। क्या होता है? भारत सरकार का कानूनी अधिकार, भारत सरकार का कानूनी अधिकार होता है, भारत सरकार का कानूनी अधिकार होता है।
व्यक्तिगत संसाधन को भी राष्ट्रीय संसाधन या कम्युनिटी संसाधन को भी राष्ट्रीय संसाधन बनाया जा सकता है। यानी मान लीजिए कि कोई ऐसी जमीन हो, अगर इसके सामने से सड़क निकल रही हो, कोई हॉस्पिटल बनाना हो, कोई सरकारी स्कूल बनाना हो या कोई प्लेग्राउंड बनाना हो, तो जो भारत की सरकार है या राज्य की जो सरकार है वो जो व्यक्तिगत संसाधन थे, जैसे जमीन थी, घर था, इत्यादि चीजें, वो राष्ट्रीय संसाधन बनाया जा सकता है। आपने देखा हुई सड़क निकलती है तो सड़क के सामने सड़क के चौड़ीकरण होता है, तो जो घर होते हैं सरकार उनको एक मुआवजा राशि देती है और उसको तोड़ती है और उस पर सड़क बनाती है। यानी वो व्यक्तिगत संसाधन है और व्यक्तिगत संसाधन को भी राष्ट्रीय संसाधन बनाया जा रहा है। और कोई जमीन हो, किसी सरकार को स्कूल बनाना हो, हॉस्पिटल बनाना हो, तो आप ये देखते हैं कि जब हॉस्पिटल बनाना होता है तब भी सरकार लोगों से जमीन एक्वायर करती है, उनको एक मुआवजा देती है। यानी जो हमारे व्यक्तिगत संसाधन है, व्यक्तिगत संसाधन में जो है हमारे, उस पर अगर किसी चीज का निर्माण करना हो, अगर सरकार चाहे तो उसे राष्ट्रीय संसाधन भी बना सकती है। तो ये हमारे हो गए राष्ट्रीय संसाधन। एक चीज आप इसमें और नोट करिए कि जो राष्ट्रीय संसाधन होते हैं ना, वो हमारी जो आधार रेखा होती है। आधार रेखा क्या होती है मैं आपको आगे इसी वीडियो में आगे लास्ट में बताऊंगा। तो जो भारत का ये मैप मान लीजिए कुछ इस तरीके से है, इतना ही नीचे वाला ही समझ लीजिए। तो भारत का जो सबसे बाहरी किनारा है ना, मान लीजिए कहीं पे ये ऐसे निकला है, तो जो सबसे बाहरी किनारा को आधार मानकर खींची गई लाइन को हम लोग आधार रेखा कहते हैं। और आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, क्या 12 नॉटिकल माइल यानी मील, यानी कुल मिला के 22 किलोमीटर समुद्र क्षेत्र में जो डिस्टेंस होता है, आधार रेखा से समुद्र क्षेत्र में 12 माइल यानी 12 माइल को, यानी 12 माइल को कन्वर्ट करेंगे तो 22 किलोमीटर के आसपास जाएगा। आगे मैं आपको कितना माइल क्या होता है सारे बताऊंगा। 1 माइल में 1853 मीटर होता है, तो ये मैं आगे बताऊंगा आपको और भी चीजें। तो जो बेस लाइन है ना, बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील यानी समुद्री मील, समुद्र में जो दूरी होती है वो राष्ट्रीय संपत्ति के अंतर्गत आता है। यानी इस क्षेत्रों में जितने भी संसाधन होंगे वो उस संबंधित देश के होंगे। यानी भारत की अगर बेस लाइन से 12 किलोमीटर 12 समुद्री मील यानी 12 नॉटिकल मील डिस्टेंस हम समुद्र में जाते हैं, तो वहां तक के संसाधन भारत के राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। आगे हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट कौन सा है। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी संसाधन को लिख सकते हैं। सारे संसाधन जितने देश में सब राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। इसमें आप सड़क, हॉस्पिटल, स्कूल इत्यादि चीजें हो जाएंगी। नेक्स्ट जो हम देखते हैं इसमें अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अब अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या है? राष्ट्रीय संसाधन आपने देखा है कि जो भारतीय राजनीतिक सीमा से परे, राजनीतिक सीमा के अंदर हो, वो राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। और अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं? जो भारत के राजनीतिक सीमा से के परे हो, यानी बियॉन्ड द इंडियन रीजनल क्षेत्र। आप देखेंगे कि 12 नॉटिकल मील के बाद आता है 24 नॉटिकल मील और उसके बाद 200 नॉटिकल मील। तो 200 यानी अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहने का मतलब यही हो गया कि जो भारत के राजनीतिक सीमा से बाहर हो, उन्हें हम अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और अंतरराष्ट्रीय संसाधन पे किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है। मतलब अंतरराष्ट्रीय संसाधनों पे अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं और उन संसाधनों का उपयोग करने के लिए हमें उन संस्थाओं से अनुमति लेनी होती है। यानी कोई भी देश अपने मनचाहे तरीके से अंतरराष्ट्रीय संसाधनों का दुरुपयोग या उपयोग या दोहन नहीं कर सकता, क्योंकि उनके संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं बनाई गई हैं और वो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से हमें अधिकार लेना पड़ता है, यानी उनसे परमिशन लेना पड़ता है कि हम इस क्षेत्र में दोहन करना चाहते हैं या ये कार्य करना चाहते हैं। अगर वो परमिशन देती हैं तो अंतरराष्ट्रीय संसाधनों का आप उपयोग कर सकते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं? भारत के राजनीतिक सीमा से बाहर के जो क्षेत्र, वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन होते हैं। और यहां देखेंगे कि आप बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील यानी आधार रेखा से 200 समुद्री मील, 200 नॉटिकल मील जिसे समुद्री मील भी कहते हैं, समुद्री मील। यानी नॉटिकल मील जो होता है ना,
समुद्र में दूरी मापने की इकाई होती है। जैसे आप पृथ्वी पे कहीं आप जाते हो तो किलोमीटर में मापते हो ना, तो वैसे ही, या मीटर में मापते हो, वैसे ही समुद्रों में जो दूरी मापी जाती है वो नॉटिकल मील में मापी जाती है। तो जो ये 200 नॉटिकल मील से बाद का क्षेत्र, यानी जो हमारा ये बेस लाइन था, मान लीजिए ये हमारा बेस लाइन था, और बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील के बाद का जो क्षेत्र हो गया, ये जिसे डीप ओशियन भी कहते हैं, गहरे सागर, वहां पे ये अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र के अंतर्गत आ गया, यानी अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आ गया। यानी 200 नॉटिकल मील यानी 200 समुद्री मील के आगे का क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय संसाधन हो गया। और अंतरराष्ट्रीय संसाधन पे किसी भी देश का व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता है। वहां पे किसी भी देश को अगर उस संसाधन का उपयोग करना है तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उनसे अनुमति लेनी पड़ती है, तब जाके आप उनका उपयोग कर पाते हैं। अब आगे हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन से संसाधन, नेक्स्ट इसमें क्या है। नेक्स्ट है हमारा विकास के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के आधार पे जो संसाधन है। अब देखिए, विकास के आधार पर संसाधनों को भी कई बार डिवाइड में बांटा, यानी उनकी विकास कितनी हो, डेवलपमेंट कितना हुआ है, उनकी मात्रा कितनी है, क्या उनको खोज किया गया है वैसे संसाधनों का या नहीं किया गया है। तो इसमें आपका हो जाएगा संभावी संसाधन, यानी पोटेंशियल रिसोर्सेस, यानी इसकी संभावना है कि कोई ऐसा रिसोर्सेस है जिससे पानी कहीं पे है और रिसर्च और उस पर चीज़ें चल रही हैं। यानी ये संसाधन किसी क्षेत्र में उपलब्ध तो होते हैं लेकिन इनका उपयोग नहीं किया जाता है। यानी किसी क्षेत्र में, मैं यहाँ पूरा लिख देता हूँ कि ये संसाधन किसी क्षेत्र में उपलब्ध तो होते हैं, लेकिन इनका उपयोग नहीं किया जा सकता, इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी संसाधन नहीं किया जाता। कोई भी संसाधन कब बनता है, जब आप उसे संसाधन योग्य बनाते हो। यानी अगर ये पेन है और मैं इसे उपयोग न करूं, यानी किसी भी उपयोग में न हो, तो ये संसाधन नहीं है। यानी कोई भी चीजें, कोई भी वस्तु, जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि मानव भी एक संसाधन होता है। तो अगर मानव संसाधन होता है और मानव ही वस्तुओं को संसाधन योग्य बनाता है, तो अगर इस वस्तु को संसाधन के योग्य नहीं बनाया गया होता तो ये संसाधन नहीं होती। बहुत पहले आपने देखा होगा कि स्मार्ट बोर्ड की जगह पर ब्लैक बोर्ड यूज किया जाता था, और वो ब्लैक बोर्ड के बाद धीरे धीरे तकनीक विकसित हुई, और उसके बाद आपने देखा होगा कि व्हाइट बोर्ड आया, यानी जो प्लाई की बनी होती थी। उसके बाद स्मार्ट बोर्ड आया, तो स्मार्ट बोर्ड में तकनीक ज़्यादा चाहिए थी, इसमें तकनीकें ज़्यादा हैं। तो तकनीक ज़्यादा हैं तो किसने बनाया इस तकनीक को? मानव ने। तो मानव ने इस सारी चीज़ों को, इसमें कई सारे कंपोनेंट लगे होंगे ना, कई सारे घटक लगे होंगे छोटे छोटे, तो उन सारी चीज़ों को बनाने का काम किसने किया? मानव ने। और मानव ने ही किसी भी वस्तु को उपयोग में लाया, तो उपयोग में लाने से वो संसाधन बनी, ना कि उत्पत्ति के आधार पे वो बनी। मतलब कोई वस्तु, ऐसे बहुत सी वस्तुएं जो ब्रह्मांड में हैं, तो सारी वस्तुएं तो संसाधन है नहीं, कुछ ही वस्तुएं हैं उसमें से जो संसाधन है। तो संभावी संसाधन का मतलब यही होता है कि ये संसाधन किसी क्षेत्र में उपलब्ध तो होते हैं लेकिन इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। यानी आपने देखा होगा ज्वारीय ऊर्जा। अब ज्वारीय ऊर्जा छोड़ो, आप ये देखो सौर ऊर्जा। सौर एग्जाम्पल में लिखो सौर ऊर्जा। अब सौर ऊर्जा का क्या है कि सूर्य से सूरज की मात्रा तो हमेशा बनी रहती है पृथ्वी पे, लेकिन उससे ऊर्जा में कन्वर्ट करने की तकनीक बनानी पड़ी। किनको बनानी पड़ी? मानव ने बनाया। अगर आज भी देखिए कि बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे राजस्थान, गुजरात, या जो पश्चिमी तटों के कुछ राज्य हैं जहाँ पे सूर्य की मात्रा ज़्यादा मतलब उन्हें मिलती है, यानी सूर्य की रोशनी वहाँ ज़्यादा पाई जाती है। झारखंड, गुजरात में आप देखेंगे कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, सूर्य की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, यानी बारिश कम होती है। तो वहाँ पे सोलर प्लेट यानी सौर पैनल लगाने का एक बहुत ही बड़ा स्कोप है। तो वहाँ पे अभी संभावनाएं हैं कि आप सोलर से बहुत बड़े लेवल पे, या विंड एनर्जी, पवन एनर्जी,
विंड एनर्जी सब सारी जगह पे तो लगाई नहीं जा सकती, कुछ स्पेसिफिक जगह होती हैं जहाँ पे हवा की रफ्तार एक निर्धारित दर से होती है, वहाँ पे लगाई जाती हैं। तो हवा की रफ्तार अगर मान लीजिए अब गाँव में लगा दो और हवा की रफ्तार यहाँ ना मिले, तो वो सोलर जो जो विंड एनर्जी है यानी जो पवन ऊर्जा है वो तो एनर्जी जनरेट नहीं कर पाएगी, तो यानी वो उपयोगी तो हुई नहीं हमारे लिए। तो जहाँ पे उपयोग होने की संभावना है यानी गुजरात, राजस्थान में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा के उपयोग होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर उपयोग होने की संभावनाएं हैं लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हो, मतलब संभावनाएं हैं लेकिन उपयोग नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपका हो गया संभावी संसाधन यानी पोटेंशियल रिसोर्सेस। अगला हम देखते हैं, आई होप ये चीजें आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारे विकास के आधार पर संसाधन थे उसमें अगला कौन सा है। पहला तो हमारा ये हो गया संभावी संसाधन, पोटेंशियल रिसोर्सेस। नेक्स्ट जो है वो है विकसित संसाधन यानी डेवलप्ड रिसोर्सेस, यानी वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और योग्य के लिए यानी उपयोग के लिए उनकी गुणवत्ता और मात्रा को निर्धारित की गई है। जैसे यानी जिन संसाधनों का यानी वे संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है, यानी सर्वे किया जा चुका है यानी उस संसाधनों का पता लगाया जा चुका है कि वो संसाधन कौन से हैं और कहाँ पे हैं, वो आपके आ जाते हैं विकसित संसाधन में। यानी वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण यानी सर्वे यानी पता लगाया जा चुका है और उनके उपयोग की मात्रा निर्धारित कर दी गई, यानी उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा, निर्धारित कर दी गई हों, यानी गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित कर दी गई हों, यानी वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका हो और उनके उपयोग और गुणवत्ता की मात्रा निर्धारित कर दी। यानी कोई संसाधन, जैसे आपने देखा होगा कि बिहार में जमुई जिला है जहाँ पे गोल्ड की मात्रा पाई गई है, यानी वहाँ के भूमि में सोने की मात्रा भारत में सबसे अधिक सर्वे में पाया गया है। तो उस सर्वे में पाया गया है तो वो संभाव्यता थी कि वहाँ पे वो चीज़ें मिल गई और उनका उपयोग और उनके उपयोग और उनकी गुणवत्ता की मात्रा निर्धारित कर दी गई है, तो वो आपके आ जाता है विकसित संसाधन। इसमें आपके बहुत सी चीज़ें एग्जाम्पल के लिए नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा रेयर अर्थ एलिमेंट भी होता है, आप गूगल पे सर्च करना जाना कि रेयर अर्थ एलिमेंट क्या होता है, आपको चीज़ें वहाँ पे कुछ जानकारी मिलेंगी और आप रेयर अर्थ एलिमेंट के बारे में भी जान जाएंगे। जो हमारा नेक्स्ट है वो हम देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट जो है वो हमारा भंडार, यानी विकास के आधार पर जो संसाधन थे उसमें अगला जो है वो भंडार वाले संसाधन, यानी वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकता तो पूर्ति करते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में इनका उपयोग नहीं हो रहा है। यानी वे संसाधन जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकते हैं, यानी वे संसाधन जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकते हैं, लेकिन तकनीक के अभाव में यानी प्रौद्योगिकी के अभाव में
यानी प्रौद्योगिकी, जिसे आप टेक्नोलॉजी कहते हो, टेक्नोलॉजी के अभाव में उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। टेक्नोलॉजी के अभाव में उनका उपयोग नहीं किया जा सकता, उपयोग नहीं किया जा सकता है। यानी वैसे संसाधन जिनकी जो हमारी आवश्यकताएं तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन उनके उपयोग यानी उनको संसाधन बनाने की तकनीक ही हमारे पास नहीं है। समझ रहे हैं? यानी जो पदार्थ हमें जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सक्षम है, लेकिन वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति तब करेंगे ना जब उन्हें हम संसाधन बनाएंगे। यानी उनको संसाधन बनाने की तकनीक हमारे पास नहीं है। वो आपके आ जाते हैं भंडार, यानी जो भंडार वाले संसाधन होते हैं कि हमारी आवश्यकताएं पूर्ति करते हैं, यानी उनका एक भंडार सीमित है, यानी भंडार उनका पता है कि कहाँ पे है, उनके भंडार का पता लगाया जा चुका है, सर्वे किया जा चुका है, लेकिन उनकी संसाधन बनाने की तकनीक के नहीं होने के कारण वो संसाधन नहीं है, यानी उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। वो आपके होते हैं भंडार वाले में। जैसे आपको मैं यहाँ एग्जाम्पल बताता हूँ। हाइड्रोजन से चलने वाली आपने कार, ट्रेन या कुछ ऐसी चीजें सुनी होंगी। तो हाइड्रोजन क्या है? H2O, यानी जल और ऑक्सीजन का मिश्रण। तो जल और ऑक्सीजन के मिश्रण से अगर हाइड्रोजन को अलग किया जाए, ये दोनों ज्वलनशील होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है। यानी हाइड्रोजन यानी H2O को अगर हम हाइड्रोजन निकालें उसमें से, तो ये ऊर्जा का स्रोत बन सकता है। हाइड्रोजन ऊर्जा का स्रोत बन सकता है, ऊर्जा का स्रोत बन सकता है। लेकिन ये ऊर्जा का स्रोत तब बनेगा ना जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करने वाली तकनीक हमारे पास होगी। यानी जल से हाइड्रोजन को सेपरेट करने वाली, अलग करने वाली तकनीक होगी हमारे पास, तभी तो जाके ये हाइड्रोजन हमारे लिए संसाधन बनेगा। अभी आपने कुछ देखा होगा, कुछ कई देशों में, भारत में भी कुछ ऐसी तकनीकें हैं जो हाइड्रोजन को यानी जल को हाइड्रोजन को जल से सेपरेट करती हैं, यानी अलग करती हैं, और उनको एक फ्यूल के तौर पर यानी एक ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें अभी ट्रायल बेस्ड पे हैं, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस नहीं करनी है। ये बेसिक जानकारी मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ कि कोई भी ऐसा संसाधन जो हमारी आवश्यकताएं तो पूरा कर सकता है। अच्छा, आप सीधा देखिए, अभी इस टाइम पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है, तो ये बहुत पहले क्यों नहीं मिलाया जाता था? अभी ये 2020-22 से जो ये कॉन्सेप्ट चला है E20, E10, तो ये एथेनॉल बेसिकली अभी क्यों मिक्स किया जा रहा है? इसका रीजन ये है कि पहले तो एथेनॉल बनाने का टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास, और टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो एथेनॉल हमारे लिए संसाधन नहीं बनेगा। तो संसाधन नहीं बनेगा तो फिर तो वो किसी काम का है नहीं। तो एथेनॉल बनाने की तकनीक हमारे पास आई, तो हमने गन्ने के जूस, मक्के से या किसी कई तरह के जो हमारे जैव अवशेष होते हैं उनसे एथेनॉल बनाया जाता है। तो एथेनॉल बनाने की तकनीक आई तब तो जाके ये संसाधन बना एथेनॉल, नहीं तो इस समय पेट्रोल में इसकी ब्लेंडिंग नहीं होती, यानी इसकी मिक्सिंग नहीं होती, जो इस समय E20 के नाम पे हो रही है। तो E20 एक हमारे लिए एथेनॉल है। E20 जो पेट्रोल में, यानी पेट्रोल अगर 100 ग्राम है तो उसमें 20 ग्राम आपका एथेनॉल मिला होता है और 80 ग्राम उसमें पेट्रोल होता है। तो ये दोनों मिलके ईंधन के रूप में कार्य करते हैं। तो ये हो गया। तो वैसे ही हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन से जल से अगर हाइड्रोजन को सेपरेट करने की तकनीक नहीं होती तो ये हमारे लिए संसाधन नहीं बन पाता। तो ये हो गया हमारा भंडार संसाधन। आगे हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्या है। एक है संचित यानी रिजर्व संसाधन। अब रिजर्व संसाधन क्या होते हैं? ये भंडार का ही हिस्सा होते हैं। क्या होते हैं? जो हमने भंडार पढ़ा, ये है हमारी आवश्यकताओं की तो पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन इनको तकनीक नहीं है कि इनको संसाधन बनाया जा सके। तो संचित कोष क्या है? भंडार का ही हिस्सा है, भंडार का ही हिस्सा है। यानी जो भंडार है वही रिजर्व भी है, यानी संचित कोष भी है, यानी भंडार का ही हिस्सा है। लेकिन भंडार का हिस्सा जिन्हें उपलब्ध तकनीक की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है। अब भंडार क्या था? भंडार ये था कि कोई भी ऐसी वस्तु जो हमारे उपयोग में तो लाई जा सकती है, उपयोग तो की जा सकती है, लेकिन उपयोग की तकनीक नहीं थी। लेकिन यहाँ पे क्या है? जो संचित है यानी जो रिजर्व है, ये भंडार का ही हिस्सा है, यानी ये हमारे उपयोग में लाई जा सकती हैं और
इनको उपयोग में लाने के लिए यानी इनको संसाधन बनाने के लिए हमारे पास तकनीक भी उपलब्ध है। तो ये हो जाता है आपका संचित कोष। यानी इसमें आपने देखा कि वे संसाधन यानी भंडार में आपने देखा कि प्रौद्योगिकी के अभाव में यानी तकनीक नहीं होने के कारण ये उपयोग में नहीं लाई जा सकती। अब हम देखते हैं कि इसमें जो संचित कोष यानी आपने रिजर्व में कि भंडार का ही हिस्सा है लेकिन इसको उपयोग में लाया जा सकता है, भंडार का ही हिस्सा है और इसको उपयोग में लाया जा सकता है, यानी इसकी तकनीक भी हमारे पास है कि इस वस्तु को संसाधन में बदलने की हमारे पास तकनीक भी है और इसे हम उपयोग में भी ला सकते हैं। तो ये हमारा हो जाता है संचित। आगे कुछ जानकारी जैसे मैंने आपको बोला था कि समुद्री क्षेत्र वाली कुछ जानकारी है जो मैं आपको दूंगा कि बेस लाइन। देखिए मैंने मैप आपको बना के दिखाया था ना कि मैप का जैसे ये मान लीजिए कि समुद्री इलाका का क्षेत्र है भारत का, तो भारत का जो सबसे समुद्री क्षेत्र का जो सबसे बाहरी इलाका, मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ मैप ऐसे गया हो, इसको हटा देते हैं, तो ये मैप अगर ऐसे गया हो, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, तो ये जो मैप है मान लीजिए कि भारत कुछ इस तरीके से निकला हुआ है पूरब दिशा में, तो भारत का जो सबसे बाहरी किनारा होगा ना, इस बाहरी किनारे को आधार मान के एक रेखा खींच दी जाती है। तो रेखा से जो अंदर का क्षेत्र हो गया ये इंटरनल वाटर कहा जाता है यानी आंतरिक जल क्षेत्र, और जो रेखा से बाहर का क्षेत्र होता है यानी रेखा यानी बेस लाइन यानी आधार रेखा, और आधार रेखा से बाहर का जो क्षेत्र होता है वो हो जाता है आपका आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र हो जाता है वो होता है टेरिटोरियल सी यानी प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र। अब आप इस मैप में देख सकते हैं ये बेस लाइन हो गई और बेस लाइन से अंदर वाला क्षेत्र आंतरिक वाटर यानी आंतरिक जल क्षेत्र यानी आधार रेखा से तट की ओर का जल जिस पर देश का संपूर्ण प्रभुत्व अधिकार होता है। यानी आधार रेखा से क्षेत्र की ओर यानी तट रेखा की ओर यानी भारत के मुख्य भूमि की ओर का जो क्षेत्र होता है वो आंतरिक जल क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और इस जल क्षेत्र पे भारत का संपूर्ण प्रभुत्व अधिकार यानी टोटली भारत का पूरी तरह से टोटली भारत का इस पे अधिकार होता है, और किसी और यानी ये भारत की राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। अब आप देखिए कि बेस लाइन से जब आप आगे जाते हैं तो 12 नॉटिकल मील यानी 12 समुद्री मील यानी लगभग 22 किलोमीटर का क्षेत्र ये आपका कहलाता है टेरिटोरियल सी, यानी ये 22 किलोमीटर के क्षेत्र की बाउंड्री हो गई। टेरिटोरियल सी यानी प्रादेशिक सागर। अब देखिए प्रादेशिक सागर क्या होते हैं कि आधार रेखा से यानी ये जो बेस लाइन खींची गई है या इसमें आप देख रहे होंगे ब्लैक रंग का, तो जो आधार रेखा से 12 समुद्री मील यानी लगभग 22 किलोमीटर तक का क्षेत्र जो ये क्षेत्र हो गया इस लाइन से के बीच का क्षेत्र, यहाँ देश के पास जमीन की तरह ही पूर्ण अधिकार होते हैं, यानी 12 नॉटिकल मील तक तो राष्ट्रीय अधिकार कहा ही जाएगा। यानी यहाँ पे जैसे भूमि पे जो अधिकार होते हैं ना सरकार के, वैसे ही इस 12 नॉटिकल मील तक होंगे। अगला जो देखिए ये है कॉन्टिजीनियस जोन यानी सन्निहित क्षेत्र। ये देखेंगे आधार रेखा, अब ये देखिए आपकी बेस लाइन हो गई, यानी ये बेस लाइन हो गई और बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील 24 नॉटिकल मील, यानी जो ये लाइन थी टेरिटोरियल सी से 12 नॉटिकल मील और बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील, यानी हम इसकी बात कर रहे हैं। मैं कलर बदल देता हूं एक सेकेंड। हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये जो बेस लाइन है ना, बेस लाइन से यहां तक का क्षेत्र, ये जो आपका क्षेत्र रेखा दिख रही है ना, यहां तक के क्षेत्र को आप सन्निहित क्षेत्र यानी कॉन्टिजियस जोन कहते हैं। और ये 12 नॉटिकल मील होगा टोटल ये हो जाएगा 12 नॉटिकल मील, यानी आप देख रहे हैं कि 12 नॉटिकल मील ये हो गया और 12 नॉटिकल मील इधर हो गया। अब आगे आप देखिए कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब देखिए ये जो क्षेत्र है आपका जो 12 नॉटिकल मील से आगे यानी बेस लाइन से, ये देखिए बेस लाइन से यहां तक का क्षेत्र, जो ये एक लाइन बनाई गई है ना, ये 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है।
इसके इधर 200 नॉटिकल मील का क्षेत्र है। तो 200 नॉटिकल मील से बाहर के क्षेत्र को हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में काउंट करते थे, और 200 नॉटिकल मील तक के संसाधनीय क्षेत्र में को हम इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन कहते हैं। यानी आधार रेखा से 200 समुद्री मील, यानी ये आधार रेखा से खींची गई यहाँ तक, ये टोटल 200 नॉटिकल मील है। कितना है? 200 नॉटिकल मील। तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आधार रेखा से 200 समुद्री मील यानी लगभग 370 किलोमीटर का क्षेत्र। यहाँ देश के सभी प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार होता है। मैंने आपको बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पे किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है, और आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है वो आपका होता है जो अंतर्राष्ट्रीय जो भारत मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से बाहर का क्षेत्र जो है, यानी 0 से 200 नॉटिकल आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है, इसे हम इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। और ये लगभग 370 किलोमीटर, यानी 200 नॉटिकल मील को अगर आप किलोमीटर में निकालोगे तो ये हो जाएगा 370 किलोमीटर, यानी 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र में संबंधित देश के यानी भारत की ये तट रेखा है, और यहाँ से 200 समुद्री नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है उसमें भारत को किसी भी तरह का वैज्ञानिक रिसर्च करने का अधिकार प्राप्त है। यानी उसका दुरुपयोग नहीं कर सकता। किसी न किसी चीज को बढ़ावा देने के लिए या रिसर्च एंड एनालिसिस के लिए, जिसे आप R&D कहते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए विशेष अधिकार प्राप्त है। और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए, यानी कोई प्राकृतिक संसाधन हो या वहाँ पे वैज्ञानिक अनुसंधान करना हो तो उसके लिए अधिकार प्राप्त है, लेकिन किसी अन्य अधिकार के लिए आपको अनुमति लेनी पड़ती है। तो 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र में तो भारत को अधिकार है। किन किन क्षेत्रों में क्या अधिकार है? 200 नॉटिकल मील तक में वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, प्राकृतिक संसाधन के दोहन कर सकता है। उससे बाहर का आपको अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ये चीजें रही। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि एक नॉटिकल मील, जो मैंने आपको पहले बताया था, एक समुद्री मील कितना होता है? एक समुद्री मील आपका होता है 1853 मीटर, यानी 1 किलोमीटर से आप देखिए, आप 1853 मीटर ले लीजिए, ये लगभग 1.5 किलोमीटर से ज्यादा जा रहा है। तो एक नॉट यानी 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर में आप स्थल पर 1 किलोमीटर मापते हो, 1 किलोमीटर में क्या होता है? 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर। लेकिन एक नॉटिकल मील यानी एक समुद्री मील में 1853 मीटर हो जाता है। तो ये चीजें रही। तो हमने इस लेक्चर में क्लास 10th का ज्योग्राफी का पहला टॉपिक पढ़ा, और इस टॉपिक में जो है मेन जो इसका कॉन्सेप्ट इसमें है वो है संसाधन। संसाधन क्या होते हैं, संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, संसाधन में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें जाननी थी, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। आगे के जब वीडियो हम बनाएंगे या लेके आएंगे तो उसमें इससे आगे की चीज़ें आपको दी जाएंगी। यानी लगभग 2 क्लास में हम क्लास 10th को ख़त्म करेंगे। उसके बाद जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, तीनों किताबें जो मैंने आपको दिखाई थी, NCERT, भारतीय भवन और SCERT, उन सारे प्रश्नों को लेके मैं आपके लिए लेके आऊँगा और हम उन सारे प्रश्नों को करेंगे। और उसके साथ ही साथ हम आपके प्रीवियस ईयर यानी 2026, 25, 24 में 2021-22 तक के पिछले 5 सालों तक का, 6 सालों तक का हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे। उसमें आपके क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, लघु उत्तरी होंगे, अति लघु उत्तरी होंगे और दीर्घ उत्तरी, यानी जो लॉन्ग फॉर्मेट है वो सारे प्रश्न होंगे और कोई भी पॉइंट इसमें से मिस नहीं होगा। यानी हम आपकी एग्जाम को लेके चल रहे हैं, यानी आपका एग्जाम 2027 में फरवरी के आसपास होगा। तो उस समय तक यानी दिसंबर तक हमें आपका सिलेबस खत्म करना है, और बाकी जो चीज़ें रहेंगी उसके बाद हम आपको रिवीजन कराएंगे ताकि आप अच्छे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ला सकें। और जो मेरा सब्जेक्ट है यानी जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, सोशल साइंस के जितने भी टॉपिक है, जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारी, तो उसमें आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो मैं आपको कराऊंगा। मैं आपको इसमें प्रीवियस ईयर का पेपर आज तो मैं बोला था देने के लिए, मैं आपको कल लेके आऊँगा और वो बताऊँगा कि प्रीवियस ईयर का क्या पैटर्न है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो आज इतना ही। थैंक यू।